हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम हिंदी पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और आज की क्लास को फ्रेंड्स आप एंड तक देखिएगा। आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप 15 में से 15 मार्क्स ला सकते हैं हिंदी पेडागोजी के अंदर। और आप जानते हैं हम सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सॉल्व कर रहे हैं। कल की क्लास में हमने मैथ्स पेडागोजी किया था एक सेट, और उससे पहले हमने सीडीपी किया था। और आज की क्लास में हम हिंदी पेडागोजी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लगा लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट का पेड नोट्स लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप पेड नोट्स को ले सकते हैं। तो चलिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, और आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आज के सेट में आपने कितना स्कोर किया। और देखिए, ये सारे प्रीवियस ईयर हैं, और जितने भी ऑनलाइन वाले हुए थे और उसके बाद जो ऑफलाइन हुए हैं रिसेंट वाले, उन सभी को हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? तो देखिए, पहला है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, दूसरा है कक्षा में रंगीन पाठ्यपुस्तक, तीसरा है कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, और चौथा है कक्षा में लिखित आकलन। अब आपको लग रहा होगा कि ये चारों ही ऑप्शन यहाँ पर पॉजिटिव हैं, तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि मैं डिटेल में आपको हर एक क्वेश्चन समझाऊंगी कि इनके आंसर किस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमको लग रहा है वो है ऑप्शन थर्ड, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। जब भी आपको कभी भी ऑप्शन में दिखे ना कि प्रिंट समृद्ध परिवेश है या प्रिंट समृद्ध वातावरण है, परिवेश या वातावरण एक ही चीज़ होता है जो आपका एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ना हमेशा राइट होते हैं, क्योंकि प्रिंट समृद्ध परिवेश जो है बच्चों के लिए बेस्ट माना जाता है। अब ये प्रिंट समृद्ध परिवेश होता क्या है, तो आपने देखा होगा स्कूल में, छोटे बच्चों के स्कूल में क्या होता है, आजकल जो उनकी बिल्डिंग होती है स्कूल की, उसके वॉल पे जो है नई नई चीज़ें जो है डिज़ाइन किए रहते हैं। और वो जो चीज़ें डिज़ाइन होती हैं वो बच्चों के एजुकेशन के लिए होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो सीढ़ियाँ होती हैं उसमें जो है टेबल लिखी हुई होती है। ठीक है, और बच्चों के क्लासरूम के अंदर आप देखेंगे अलग अलग तरीके के मैप लगे होते हैं, महापुरुष के बारे में लिखा होता है, या फिर आपकी जो छोटे बच्चों के लिए जो काउंटिंग है, काउंटिंग लिखे रहते हैं, वॉल पे जो है कविताएं लिखे हुए होते हैं। तो उसे हम कहते हैं प्रिंट समृद्ध परिवेश। ठीक है, यानी कि बिल्डिंग के अंदर जो है प्रिंट किया होता है बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें। अब वो इसलिए होती है ना, ताकि जब डेली बच्चा स्कूल जाएगा, डेली उसकी नज़र पड़ेगी, उसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो बस डेली उसको देखेगा उसको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो इसीलिए जो है प्रिंट समृद्ध परिवेश आपका पॉजिटिव माना जाता है। तो थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर कह रहा है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, इंपॉर्टेंट तो ये भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रिंट समृद्ध परिवेश है। याद रखेंगे, थर्ड ऑप्शन विल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि। आप जानते हैं जब बच्चे स्कूल जाते हैं स्टार्टिंग में, बचपन में, तो स्कूल जाने से पहले उनको अपने घर की जो लैंग्वेज है वो बोलनी आती है। ठीक है, घर की भाषा में वो बातचीत करना जानते हैं। तो इसका निहितार्थ क्या है ये आपसे पूछा हुआ है। पहला है बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, दूसरा है बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। देखिए, बोलचाल की भाषा आप क्यों नहीं सिखाएंगे, घर में जो लैंग्वेज बोली जा रही है उसको तो बच्चे को सिखाएंगे, है ना। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट है बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। देखिए, सुधारने वाली बात इसमें है ही नहीं, क्योंकि वो घर की बोलचाल की भाषा उनको आती है और उस भाषा को स्कूल में सम्मान देना है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, या फिर बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। तो देखिए, कक्षा के बाहर नहीं रखना है, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे जो हैं घर की लैंग्वेज में ही बातचीत करते हैं स्कूल में, तो उन्हें करने दिया जाए, उनको मौका दिया जाए कि वो अपने अनुभवों को व्यक्त कर पाएँ। उनके जो भी अनुभव हैं, एक्सपीरियंस हैं अपनी घर की भाषा को लेकर, उसमें वो बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है ये आपसे पूछा है। पहला है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान यानी कि मैंने आपको बताया है, जब भी संज्ञान का नाम आता है आपको अपने दिमाग में बिठाना है कि संज्ञान मतलब है आपका ब्रेन, आपका दिमाग। ठीक है, यानी कि आपके दिमाग का विकास कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है भाषा सीखने के लिए। या फिर सामाजिक अंतःक्रिया, या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री, या फिर बाल साहित्य। तो बताइए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको क्या लगता है
लैंग्वेज सीखने के लिए। तो देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें होता है सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि सोशल इंटरेक्शन। भाषा को सीखने की बात हो रही है और आप भाषा को तभी अच्छा सीख सकते हैं फ्रेंड्स जब आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे। इसी को तो कहते हैं अंतःक्रिया। जैसे आपके कोई फ्रेंड होंगे, आप उनसे गॉसिप कर रहे हैं, या फिर आप समाज में किसी से बात कर रहे हैं, या फिर स्कूल में आप टीचर से बात कर रहे हैं, या फिर घर पे अपने पेरेंट्स से बातचीत कर रहे हैं, तो सामाजिक अंतःक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे तभी आपकी लैंग्वेज क्या होगी, अच्छी होगी। इसीलिए तो कहते हैं कि आपको जो भी लैंग्वेज सीखनी है उस लैंग्वेज को बार बार बोलने का प्रयास किया जाए, यानी कि इंटरेक्शन किया जाए लोगों के साथ, तब आप उस लैंग्वेज को ईजिली सीख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इंपॉर्टेंट तो सारी चीज़ें होती हैं, संज्ञानात्मक विकास ये सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे उचित यानी कि सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको ढूंढना होता है, जो कि हमको ऑप्शन सेकंड में दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे, क्या प्रयास होना चाहिए बताइए। पहला है बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें, ये तो ठीक है। देखिए आप लोगों ने टैग वर्ड देखे होंगे, मैंने आपको बहुत बार बताया भी है, जहाँ भी आपको अवसर दिख जाए ना, अपॉर्चुनिटी दिख जाए, जहाँ बच्चों को क्या दिया जा रहा है, अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, अवसर दिए जा रहे हैं, तो वो ऑप्शन हमेशा आपका राइट होता है। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। नहीं, अभी मैंने आपको बोला था ना, बच्चों की मातृभाषा क्या होती है, घर पर बोली जाने वाली भाषा। जो भी बच्चे की घर में भाषा बोली जाती है उस चीज़ को कह रहा है कि कक्षा में आप स्थान नहीं देंगे, बल्कि हिंदी भाषा बच्चे को सीखनी पड़ेगी, ये ज़रूरी है, ऐसा कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बच्चों को उनकी घर की भाषा में स्कूल में बोलने के अवसर देने चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के अवसर दें। जी नहीं, सिर्फ मानक भाषा स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज की बात हो रही है, तो ये भी आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट है बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। जी हाँ, बाल साहित्य भी आपका इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन बाल साहित्य से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति। ठीक है, मतलब भाषा से रिलेटेड चीज़ें बच्चे बोल पाएँ, किस तरीके से बोलना है ये चीज़ें वो सीख पाएँ, तो इस चीज़ के अवसर देने हैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा भाषा बोलने के। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 है, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं। देखिए क्लास 5 की बात हो रही है, बच्चे का भाषा आकलन करना है, तो इसके लिए सबसे कमज़ोर क्या है इसमें से। पहला है केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। ये तो अच्छी बात है, यहाँ पर क्या होगा, बच्चा जो है अलग अलग तरीके के शब्द वहाँ पर लिखेगा कि केशव जो है क्या कहता होगा, कल्पना करेगा बच्चा, फिर बताएगा। ये तो अच्छी चीज़ है, ये कमज़ोर नहीं है बल्कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। नेक्स्ट है यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी। तो बहुत सारे काम होंगे, एक ही काम तो होगा नहीं, तो उन कामों के बारे में बताया जाएगा, ये भी सही है। अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। और चौथा है ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन में आंसर बच्चे इस तरीके से देगा कि उस क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर होंगे। जैसे केशव के शब्दों में लिखो, तो ऐसा तो है नहीं कि एक लाइन में वो आंसर हो जाएगा, अनेक शब्दों में लिखना होगा। किन किन कामों में परेशानी होती है, बच्चे को सोचना पड़ेगा कि ये काम होते हैं, यहाँ भी बच्चे का दिमाग यूज़ होगा। इधर देखिए दोस्तों से पूछकर पता करना है कि कौन किस बात से घबराता है, तो सभी से बातचीत करेगा बच्चा। तो इन तीन ऑप्शन में क्या हो रहा है ना, बेसिकली आप बच्चे का आकलन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को बोलने के बहुत ज़्यादा अवसर मिल रहे हैं। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है जो कि एक वर्ड में आंसर जिसका ख़त्म हो जाएगा। जैसे ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, यहाँ पर तो बच्चा सिर्फ नाम बता देगा कि मेले से उसने ये खरीदा, ये चीज़ खरीदी, ख़त्म। यहाँ पर आप बच्चे की भाषा का आकलन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो सिर्फ 4-5 शब्द ही बोल पा रहा है, उससे ज़्यादा बोलने के अवसर नहीं मिल रहे हैं। लेकिन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन में बच्चे को भरपूर अवसर मिल रहे हैं अपने शब्दों को एक्सप्रेस करने के। तो इसीलिए सबसे कमज़ोर हम किसको मानेंगे, ऑप्शन 4 को मानेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप खुद देख पा रहे होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक शब्द में ख़त्म हो जाएगा, और आपको करना है बच्चे की भाषा का आकलन। और भाषा का आकलन तब होगा जब बच्चे को भाषा बोलने के अनेक अवसर दिए जाएंगे। ठीक है, जो कि फोर्थ ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है। भाषा का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रकार्य क्या है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया फ्रेंड्स कि अगर आप भाषा सीखना चाहते हैं, लैंग्वेज बोलना सीखना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बातचीत करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा लोगों के साथ, सामाजिक अंतःक्रिया करनी पड़ेगी, तभी आप भाषा को सीख पाएंगे। जैसे क्या होता है ना, हिंदी स्पीकिंग स्टेट के जो बच्चे होते हैं जिनकी इंग्लिश थोड़ा सा वीक होती है, वो चाहते हैं कि हम इंग्लिश स्पोकन भी हमारा अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में बातचीत करते हैं, लोगों के साथ इंग्लिश में ही क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो भाषा का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रकार आपका क्या होता है, कम्युनिकेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संप्रेषण करना, लोगों से बातचीत करना, सामाजिक अंतःक्रिया करना, यही होता है। ठीक है, तो देखिए हिंदी पेडागोजी बहुत ईजी है फ्रेंड्स। क्वेश्चन को ना बस घुमा घुमा करके पूछते हैं, आंसर फाइनली वही होता है। और जो मैंने नोट्स बनाए हैं आप लोगों ने देखा होगा, हिंदी पेडागोजी का भी पूरा सिलेबस उसमें मैंने आपको अच्छे से कवर करवाया है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, हिंदी पेडागोजी का जो थ्योरी वाला सेक्शन है वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी आपको करवा दिया है। आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें लिखा होगा सीटेट दिसंबर 2024 हिंदी पेडागोजी फुल कोर्स। उसमें 15 वीडियोज़ हैं। आप उन 15 वीडियोज़ को अगर कम्प्लीटली देख लेते हैं और साथ में नोट्स बना लेते हैं ना, तो आप हिंदी पेडागोजी में फ्रेंड्स फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हैं। पूरा सिलेबस मैंने बहुत अच्छे से कवर करवाया है वीडियोज़ में भी, और अगर आप नोट्स लेना चाहें तो नोट्स भी ले सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर आपके पास टाइम कम है, आप चाहते हैं कि हम वीडियोज़ देखें और नोट्स हमारे पास बने हुए होने चाहिए, हम बस ऐसे ही मैच करके पढ़ते रहेंगे, तो उसके लिए आप नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नोट्स नहीं लेना चाहते हैं तो आप उन क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। सिर्फ 15 क्लासेस हैं, उनके नोट्स बना लीजिएगा। आप हिंदी पेडागोजी में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे फ्रेंड्स, बिलीव मी। क्योंकि जिस स्ट्रेटजी के साथ मैंने दोनों एग्जाम अपने क्वालिफाई किए हैं अच्छे मार्क्स के साथ, वही स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, संप्रेषण करना, ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करना। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। तो क्वेश्चन है आपके सामने, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। सबसे अच्छा तरीका आपसे पूछा है सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का। पहला है कविता सुनना और उसको शब्दशः लिखना, मतलब जैसे आपने कविता सुनी उसको सेम वैसे ही आप उतार रहे हैं, लिख रहे हैं। दूसरा है कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तरों को लिखना। ठीक है, अब यहाँ सुनने और लिखने की कुशलता की बात हो रही है, ध्यान से सुनना। दूसरा है सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, और नेक्स्ट है सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप चाह रहे हैं कि सुनने और लिखने की कुशलता का बच्चे का आकलन करें, तो आप बच्चों से कहिए कि सुनी गई कहानी को आप अपने शब्दों में लिखिए। इससे क्या होगा ना, बच्चा अपने शब्दों में उसको लिखेगा कि उसको कहानी किस तरीके से समझ में आई, तो उसके अंदर के जो भाव होंगे वो वहाँ पर व्यक्त करेगा। तो इससे आप बहुत अच्छे से आकलन कर सकते हैं कंपैरिजन टू 3 ऑप्शंस, अदर 3 ऑप्शंस। ठीक है, ये जो 3 ऑप्शन है इनमें क्या है, बस इसमें क्वेश्चन के आंसर लिख रहा है, इसमें सेम वैसे ही कहानी को लिख दे रहा है, उतार दे रहा है। इससे बेटर है कि वो कहानी को अपने शब्दों में लिखे, तो आप समझ पाएंगे कि वो किस तरीके की लैंग्वेज को यूज़ करता है, किस तरीके से वो लिखता है, उसने जो कहानी सुनी सेम वैसे ही लिख रहा है या फिर अपने शब्दों में वो कुछ एक्स्ट्रा लिख पा रहा है। ये सब आकलन आप तब कर पाएंगे जब आप बच्चे से कहेंगे कि बच्चों जो आपने कहानी सुनी है उसको अपने शब्दों में आप एक्सप्रेस करो, लिखो। ठीक है, तो 3rd ऑप्शन यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि। देखिए वाक्यों की और शब्दों की पुनरावृत्ति कर रहा है। जैसे आपने एक पैराग्राफ दिया बच्चे को पढ़ने के लिए, अब जब वो उसको पढ़ रहा है तो एक ही शब्द को बार बार दोहरा रहा है कहीं कहीं पर, तो ये क्या चीज़ दर्शाता है, ये आपसे पूछा है। पहला है वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, नहीं ऐसा नहीं है। वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, अब आप ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ अटक अटक करके ही पढ़ सकता है, ऐसा नहीं होगा। वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए हम भी अगर कभी कोई चीज़ पढ़ते हैं, कभी कभी होता है ना कि शब्दों को या लाइन को हम 1 से 2 बार रिपीट करते हैं। वो रिपीट करने का रीज़न ये होता है कि हम उस लाइन को, उस चीज़ को समझते हुए पढ़ रहे होते हैं, तब हम बार बार पुनरावृत्ति करते हैं। ठीक है, तो ये 3rd ऑप्शन होगा राइट। उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 3rd हो जाएगा कि बच्चा क्या कर रहा है, समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। एक तो होता है खाली पढ़ते रहना, जैसे आपने बच्चे से कहा पैराग्राफ पढ़ दो,
बस वो पढ़ देगा जैसा लिखा है बुक में। एक होता है कि बच्चा बार बार पुनरावृत्ति करके पढ़ता है शब्दों की। रीज़न ये होता है कि वो पढ़ते समय समझना भी चाहता है कि वो पढ़ क्या रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है ये पूछा है। पहला है बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, ये तो ठीक है। दूसरा है भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, ये भी ठीक है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, ये भी ठीक है। ये तीन तो ठीक है, आकलन के उद्देश्य होते हैं। फोर्थ है बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। अब ये ही क्या होता है, मैंने आपको हमेशा बताया जहाँ भी ही या केवल लिखा हो ये नेगेटिव चीज़ें होती हैं। अब आप बच्चे की भाषा का आकलन सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं ना कि आप भाषा से संबंधित उनकी त्रुटियां निकालो, गलतियों की ही पहचान करो, बस इसी के लिए थोड़ी आकलन किया जाता है। तो इसीलिए इसका उद्देश्य ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है बच्चों की जो भाषागत त्रुटियां हैं बस उन्हीं की पहचान करना भाषा में आकलन का उद्देश्य होता है, जो कि नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। देखिए हमेशा क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए नॉट पूछा है नहीं। अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे ना, ध्यान नहीं दिया, अगर आपने पढ़ लिया कि हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य है, उसके बाद आप किसी और ही ऑप्शन में टिक कर देंगे। तो इसीलिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो सिर्फ भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना ये उद्देश्य नहीं होता है, इसलिए यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन का उदाहरण है। उत्कृष्ट लेखन कार्य का क्या उदाहरण है। पहला है छुट्टियां कैसे मनाई, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। दूसरा है मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना। तीसरा है पाठ्यपुस्तक से इतर यानी कि पाठ्यपुस्तक से अन्य कोई चीज़, उसमें कठिन शब्दों का श्रुतलेख लिखना। श्रुतलेख मतलब होता है सुन करके चीज़ों को लिखना। ठीक है, नेक्स्ट है किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण क्या होगा। उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण वो होगा जहाँ पर बच्चा कोई ऐसी चीज़ लिख रहा है जो चीज़ उसके साथ हुई है, जो घटना उसके सामने में हुई है, जो कि हमको फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है। किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। अगर बच्चे ने कोई घटना अपने खुद से देखी है, अपनी आंखों से देखी है, उसके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, तो उसके बारे में वो बहुत अच्छा वर्णन कर सकता है। ठीक है, तो उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। बाकी यहाँ तो कह रहा है कि अनुच्छेद लिखना, अनुच्छेद लिख देना, या फिर कुछ श्रुतलेख लिख देना, सुलेख लिखना, तो ये सब हमारा सबसे बेस्ट नहीं होगा। सबसे बेस्ट वो होगा जहाँ पर बच्चा खुद इन्वॉल्व है उस काम में, और वो इन्वॉल्व है, उसने देखी है वो चीज़ आँखों से, और उसके लिए वो क्या कर रहा है, लिखित वर्णन कर रहा है, तो वो इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सही कथन आपको चूज़ करना है। पहला है बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। दूसरा है बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। ऐसा नहीं है, क्षमता तो होती है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, ऐसा नहीं होता है। जैसा कि आप जानते हैं स्कूल जाने से पहले भी बच्चा भाषा बोलना सीख जाता है अपने घर की। इवन एक बच्चा जो कभी स्कूल ही नहीं गया, उसको अपने घर की भाषा बोलनी आती है, और वो भी बहुत अच्छे से बोलनी आती है, चाहे वो कभी स्कूल ना जाए। तो इसीलिए ये ऑप्शन हमारा बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है स्कूल में आकर ही आप भाषा को सीखेंगे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। ये ही मतलब ना नेगेटिव चीज़ हो जाती है। अब ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ संचार माध्यमों से ही सीखेगा, ऐसा नहीं है। भाषा तो वो कहीं से भी सीख सकता है, कहीं से भी, अपने घर से, अपने स्कूल से, संचार माध्यमों से, अन्य किसी माध्यम से, सभी जगह से सीख सकता है। ठीक है, तो इसीलिए बस हमें अपना आंसर मिल चुका है, जो कि ऑप्शन 1 है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता क्या होती है, जन्मजात होती है। ठीक है, और ये किसने कहा था, ये भी आपसे पूछा जाता है कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है, ये किसने कहा था। तो आप कहेंगे ये कहा था चॉम्स्की ने। इनका पूरा नाम है नोम चॉम्स्की, और ये भाषाविद कहे जाते हैं, लिंग्विस्टिक कहे जाते हैं। इन्होंने कहा था कि बच्चों के अंदर क्या होता है, भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, और ये कहते हैं कि बच्चों के दिमाग में एक LAD पाया जाता है, जिनकी हेल्प से वो भाषा को एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, अब ये LAD क्या है, LAD एक इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। तो ये कहते हैं कि हर बच्चे के दिमाग में ये एक यंत्र होता है जिसकी हेल्प से वो भाषा को एक्वायर कर सकता है, और बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है।
आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है। तो देखिए डिस्ग्राफिया आपसे पूछा है, सुनने में कठिनाई होती है, बोलने में होती है, पढ़ने में होती है या लिखने में होती है। तो डिस्ग्राफिया में क्या होता है, बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है। जैसे कैसे प्रॉब्लम होती है मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे टीचर ने ब्लैक बोर्ड में लिखा WAS वॉज, वो अपनी नोटबुक में लिखेंगे SAW सॉ। इस तरीके से आगे का पीछे, पीछे का आगे ऐसे लिखने लगते हैं। तो जब बच्चों को ऐसे लिखने में प्रॉब्लम होती है तो हम कहते हैं उन बच्चों को क्या है, डिस्ग्राफिया है। ये एक अधिगम विकार है, ठीक है। और आपने देखा होगा फ्रेंड्स, अभी हिंदी में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसमें से मोस्टली क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके CDP के सिलेबस से ही आ गए हैं। क्योंकि CDP ना आपका बेस है, हर सब्जेक्ट की पेडागोजी का बेस है, ठीक है। CDP की क्लासेस भी हमारी चल रही हैं, आप देख सकते हैं। CDP की तो हम अप्रॉक्स 40 क्लासेस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप इन सारी सीरीज़ को फॉलो करेंगे ना फ्रेंड्स, और अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप बिलीव मी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे CTET में। क्वालिफाई तो आप कर ही लेंगे, वो तो बहुत ईजी हो जाएगा, साथ ही साथ आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? पहला है बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, दूसरा है नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं, तीसरा है बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य, और चौथा है हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। तो देखिए पाठ्यपुस्तक में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली जो रचनाएं होती हैं, ठीक है। रचनाएं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं क्योंकि वो क्या करती हैं, अनेक रूप दे सकती हैं। अब यहाँ पर कह रहा है सिर्फ लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं या नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विविध रूप देने वाली जो रचनाएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं बताइए। पहला है संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं, दूसरा है शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, तीसरा है आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है, और चौथा है भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है। तो सबसे पहले समझना होगा कि बहुभाषिक कक्षा होती क्या है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। आप जानते हैं फ्रेंड्स, इंडिया इज़ अ मल्टीलिंगुअल कंट्री, ठीक है। इंडिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। अब हर बच्चे की जो घर की भाषा होती है वो अलग अलग हो सकती है। हो सकता है एक बच्चे की घर की भाषा हो हिंदी, एक बच्चे के घर की भाषा मलयालम है, किसी बच्चे के घर में कन्नड़ बोली जाती है, किसी के घर में इंग्लिश बोली जाती है, किसी के घर में पंजाबी बोली जाती है। अब जब बच्चा स्टार्टिंग में स्कूल जाता है तो वो स्कूल जाकर अपने घर की लैंग्वेज में बात करता है। तो इस चीज़ को आप क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, इसको संसाधन के रूप में देखेंगे, या फिर इसको आप क्या करेंगे, क्लासरूम में बोलने ही नहीं देंगे। तो देखिए ये जो बहुभाषिक कक्षा होती है ना, जहाँ पर अनेक भाषाएं बोलते हैं बच्चे, ये जो होती है एक संसाधन के रूप में काम करती है। ये एक रिसोर्स, एक एसेट के रूप में काम करती है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, देखिए जिस बच्चे की हिंदी अच्छी है इससे ये बच्चा हिंदी सीख सकता है, ये बच्चा इससे मलयालम सीख लेगा। जिसकी पंजाबी नहीं आती अच्छी वो पंजाबी सीख सकता है, जिसको इंग्लिश नहीं आती वो इंग्लिश भी सीख लेगा। तो ये जो बहुभाषिक कक्ष होता है ना, इसको स्वीकार करना है और इसको बढ़ावा देना है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसको बाधित कर देंगे, मतलब आप नहीं बोलने देंगे, ऐसा नहीं है। ये भी बाधित कर देना एक चुनौती है, नहीं, ये कोई चुनौती नहीं है, ये तो अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है। इसको आप क्या करेंगे, एक संसाधन के रूप में देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? ये आपने नोट्स में भी देखा होगा, मैंने सीधे सीधे लिखा हुआ है कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन होती है और लैंग्वेज लर्निंग होती है, यानी कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को हम सीखना भी कहते हैं। इनमें मुख्य अंतर क्या होता है? मुख्य अंतर होता है आपका परिवेश का, एनवायरनमेंट का। जैसा एनवायरनमेंट बच्चे को मिलेगा, बच्चा उस तरह से चीज़ें सीख जाता है। देखिए भाषा अर्जन और अधिगम में होता क्या है, अर्जन क्या होता है ना, ऑटोमेटिकली हो जाता है, मतलब आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता। जैसे आप अपने घर की जो भाषा होती है उसको बोलने के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं करते हैं। क्या होता है, बचपन में हमारे घर में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको बच्चा सुनता है, धीरे धीरे फिर वैसे ही अनुकरण करके बोलने लगता है, तो उसमें उसको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसकी बात करें भाषा को सीखने की, यानी कि अधिगम की, तो यहाँ पर बच्चे को एफर्ट लगाना पड़ता है। कैसे? जैसे सपोज करिए आप हिंदी स्पीकिंग स्टेट से हैं, तो हिंदी तो आप बिना एफर्ट के इजीली सीख जाएंगे।
लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप इंग्लिश सीखिए तो इसको आप इजीली नहीं सीख पाएंगे। इसके लिए आपको ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, स्कूल जाना पड़ेगा, आपको एक गाइडेंस चाहिए होगा अच्छा सा, तभी जाकर आप इंग्लिश को सीख पाएंगे। क्योंकि इंग्लिश की ग्रामर आपको पहले पढ़नी पड़ेगी, आपको समझना होगा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंस क्या है, फिर उसके टाइप्स क्या हैं, कहाँ पर आईएनजी लगता है, कहाँ पर ईडी लगता है, सारे जितने भी रूल होते हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको एफर्ट करना पड़ेगा। ये होता है भाषा अधिगम करना, यानी कि भाषा को सीखना, लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। लेकिन हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी आपके घर में बोली जाती है, तो बस आप उस भाषा को सुन सुन करके खुद ही बोलना सीख जाते हैं, आपको उसमें ज़्यादा एफर्ट ही नहीं लगाना। तो ये होता है आपका भाषा अर्जन, एक्विजिशन, भाषा को अर्जित कर लेना, ठीक है। और ये क्या होता है, इंग्लिश सीखना आपका भाषा अधिगम हो गया। तो इनमें मुख्य डिफरेंस क्या होता है, मुख्य डिफरेंस होता है परिवेश का। आपको जैसा परिवेश मिलेगा ना, जैसा माहौल मिलेगा, जैसा समाज मिलेगा, आप उस तरह से भाषा को बोलना सीखेंगे। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट में हैं तो आप इंग्लिश को अच्छे से बोल पाएंगे बिना ज़्यादा एफर्ट किए। अगर आप हिंदी स्पीकिंग स्टेट से हैं तो आप हिंदी को बिना ज़्यादा एफर्ट किए अच्छे से बोल लेंगे। तो डिपेंड करता है कि आपको परिवेश कैसा मिल रहा है, एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें मुख्य अंतर होता है भाषा का उपलब्ध परिवेश, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पूरा सेट लगा लिया है। आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हिंदी की थ्योरी वाली क्लासेस अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो उन्हें देख लीजिएगा फ्रेंड्स। 15 क्लासेस है, आपका पूरा सिलेबस मैंने कवर अप करवा दिया है। और फ्रेंड्स, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स को परचेज कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अब हम मिलेंगे कल अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।